अगर हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो ये इतनी बड़ी है कि इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में हमें करीब 52,850 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। अब अगर हम लाइफ की बात करें तो हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारा अर्थ कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस पे लाइफ पिछले 3.5 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ह्यूमन की एग्जिस्टेंस सिर्फ पिछले 2 लाख ईयर्स से है। अब इन 2 लाख ईयर्स में ह्यूमंस ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया है पिछले 3000 सालों में, और आज से करीब 33 ईयर्स पहले ह्यूमंस ने अर्थ को इमिटेट करने की कोशिश में एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है बायोस्फीयर 2। सो इस वीडियो में हम आपको बायोस्फीयर 2 के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बायोस्फीयर 2 एक अर्थ इकोसिस्टम साइंस रिसर्च फैसिलिटी है जो एरिजोना यूएसए में है। इसको 1987 से 1991 में 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से बनाया गया था। ये 3.14 एकड़ में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल क्लोज्ड इकोसिस्टम है। इसका ओरिजिनल पर्पस था आउटर स्पेस में या दूसरे प्लैनेट्स पे ह्यूमन लाइफ और इकोसिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करना, बट इसको अदर पर्पसेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को जानने के लिए भी यूज किया गया था। इस प्रोजेक्ट के फाउंडर थे बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट एड बास और सिस्टम इकोलॉजिस्ट जॉन पी एलन, जो बकमिंस्टर फुलर के स्पेसशिप अर्थ कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे। इन दोनों ने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको नाम दिया बायोस्फीयर 2, क्योंकि ये दूसरा फुली सेल्फ सफिशिएंट बायोस्फीयर होने वाला था हमारी पृथ्वी के बाद। ये पूरा स्ट्रक्चर 40 एकर्स में फैला हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा स्टील ट्यूबिंग, हाई परफॉर्मेंस ग्लास और स्टील फ्रेम से बना हुआ है। इसको एक एयर टाइट पैटर्न में बनाया गया है जिससे कि इसके अंदर होने वाले चेंजेस पे बाहरी एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ना पड़े। इस पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके लंग्स, जो एक एक्चुअल लंग्स की तरह फंक्शन करते हैं। इनका यूज इसके अंदर हवा के गर्म और ठंडे होने के कारण हुए प्रेशर चेंजेस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बायोस्फीयर 2 से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए बाहर का कुछ भी यूज करना सही नहीं था, तो साइंटिस्ट ने इसके खुद के इंटरनल सिस्टम्स बनाए, जैसे कूलिंग और हीटिंग को रेगुलेट करने के लिए क्लोज लूप पाइप्स और एयर हैंडलर्स का यूज किया गया, जो कि एनर्जी सिस्टम का मेन पार्ट थे। एक ऑन साइट एनर्जी सेंटर से इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जो वाटर को कूल और हीट करने के काम आता है। इसमें नेचुरल गैसेस, बैकअप जनरेटर्स, अमोनिया चिलर्स और वाटर कूलिंग टावर्स को भी यूज किया गया है। इस स्ट्रक्चर में कई छोटे छोटे बायोस्फीयर्स हैं जिनको हम बायोम्स कहते हैं, जैसे 1900 स्क्वायर मीटर का रेन फॉरेस्ट, 850 स्क्वायर मीटर का ओशन जिसमें कोरल रीफ भी है, 450 स्क्वायर मीटर के मैंग्रोव वेटलैंड्स, 1300 स्क्वायर मीटर के सवाना ग्रासलैंड्स, 1400 स्क्वायर मीटर का फॉग डेजर्ट, 2500 स्क्वायर मीटर का एग्रीकल्चर एरिया और इंसानों के रहने के लिए एक नेचुरल हैबिटेट। बायोस्फीयर 2 की सक्सेस को देखने और आउटर स्पेस प्लैनेट लाइफ को इमिटेट करने के लिए इस पे 2 मिशन किए गए। बायोस्फीयर 2 का पहला मिशन एक क्लोज मिशन था और इसमें 8 लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने पूरे 2 साल इस स्ट्रक्चर के अंदर बिताए और ये इसके अंदर उगाए जाने वाले क्रॉप्स को ही कंज्यूम करते थे। इन लोगों को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया था और बायोस्फीयर के अंदर के एनवायरनमेंट की वजह से ये देखा गया कि उनके मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट हुआ। इंसानों के साथ ही बायोस्फीयर के अंदर कुछ एनिमल्स जैसे हैन, रोस्टर, पिग और शीप्स को भी रखा गया था। ओवरऑल ये मिशन सेफ और सक्सेसफुल रहा, जहां साइंटिस्ट ने बहुत से ऐसे चेंजेस को ऑब्जर्व किया जो वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फर्स्ट मिशन के बाद बायोस्फीयर 2 के अंदर बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्च, चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए गए और करीब 7 मंथ्स बाद 6 मार्च 1994 को मिशन 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें 7 लोग थे और ये 10 महीने तक चलने वाला था। जहां फर्स्ट मिशन क्रू टोटल कंजम्पशन का 83% क्रॉप उगा पाया था, वहीं सेकंड क्रू ने 100% क्रॉप प्रोडक्शन अचीव किया। बहुत सारे मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपनी डिस्प्यूट्स और क्रू इश्यूज के बाद मिशन 2 को सितंबर 6, 1994 को प्रीमेच्योरली एंड कर दिया गया। यूएस प्रेसिडेंट ने इस प्रोजेक्ट को मून लॉन्च के बाद का मोस्ट एक्साइटिंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट का दर्जा दिया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जहां इतने बड़े लेवल पे इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और उसके इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। इन मिशंस के कंप्लीट होने के बाद 2003 में इस स्ट्रक्चर का यूज ग्रीन हाउस गैसेस एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इफेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए भी किया गया। इसके स्ट्रक्चर को एक एयर टाइट सिस्टम से एक फ्लो थ्रू सिस्टम में चेंज किया गया। जब बायोस्फीयर 2 का मिशन 1 चल रहा था तब एक इंफॉर्मेशनल लीक सामने आई
जिससे पता चला कि इसमें बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा था। एक्चुअली इसमें लार्ज माइक्रोबियल ग्रोथ और लो लाइट फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ गया था इन कंपैरिजन टू जनरेशन। एल्गी ग्रोथ की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। इस न्यूज के बाद मीडिया ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 150 मिलियन US$ के स्टंट का नाम दिया और इसके एक्सपेरिमेंट्स को हाईली क्रिटिसाइज किया गया। इसी के साथ इसके मैनेजमेंट इश्यूज, स्पेस बायोस्फीयर वेंचर जो इस स्ट्रक्चर की ओनर कंपनी थी, उसके साइंटिस्ट और क्रू के साथ कॉन्फ्लिक्ट और बाद में इस स्ट्रक्चर का सेल होना और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ओरिजिनली ये पूरा स्ट्रक्चर जॉन पी एलन और एड बैस की कंपनीज स्पेस बायोस्फीयर वेंचर्स और डिसीजन इन्वेस्टमेंट्स ने बनाया था। देन 1995 से 2003 तक इसकी ओनरशिप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास थी। 2005 में इसके एक पार्ट को 50 मिलियन US$ में सीडीओ रैंचिंग एंड डेवलपमेंट को बेच दिया गया, बट इसके मेन स्ट्रक्चर को वैसे का वैसा ही रखा गया। लास्टली 2007 से यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज और रिसर्च के लिए यूज कर रही है। बायोस्फीयर 2 से हम ये सीख सकते हैं कि ह्यूमंस अभी एक सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से बहुत दूर है, लेकिन ये एक स्टेप है स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ, जिस पे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए हमारी अपकमिंग वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।